विधानसभा सीटों की होगी समीक्षा। राजगढ़ में बीजेपी की बैठक में हुई चर्चा। कांग्रेस पर भी बोला गया हमला। बीजेपी का नहीं कोई मुकाबला। दिग्विजय सिंह के गढ़ में बुधवार को एमपी बीजेपी की बैठक हुई। यहां एमपी बीजेपी के चेहरों ने कमी और एफर्ट पर चर्चा की। अब जहां जहां कमी है उस पर संगठन फोकस करेगा। वैसे सभी पदाधिकारियों के बीच काम भी बांट दिया गया है। चर्चा में खास बात यह भी निकलकर सामने आई कि पार्टी कम वोटों की हार जीत वाली विधानसभा सीटों की समीक्षा करेगी। इतना ही नहीं, यहां से बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर भी दिखी। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जो हम 1000 से नीचे मतों से हारे, उन विधानसभाओं को फोकस करना। कुछ विधानसभाएं हमारी ऐसी हो सकती हैं जो हम 200-500 से जीते, 1000 से कम अंतर से जीते, उनको नहीं फोकस करना। और लगातार सत्ता में आने के लिए 15 अगस्त को शपथ लेंगे, फिर अगली बार शपथ लेंगे, तो ये सपना है, अच्छी बात है। खुद देखें और दिग्विजय सिंह भी देख रहे हैं, उनको लगता है कमलनाथ जी जाए तो मेरा बेटा है, तो वो लगातार इस काम में लगे हैं। अच्छी बात है, सपने देखने में कुछ नहीं जा सकता। हम 365 दिन सक्रिय रहते हैं। हमारा नेतृत्व, हमारे कार्यकर्ता लगातार इस भूमिका में है। चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन अपने कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर, अपने संगठन रचना की ताकत के बल पर, ये जो होने वाले उपचुनाव है, हम प्रचंड बहुमत के साथ सभी सीटों पर जीतेंगे। वैसे बीजेपी की इस बैठक में संगठन की मजबूती पर चर्चा की गई। कमियों पर फोकस करने और एफर्ट बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। पार्टी उन विधानसभा सीटों की समीक्षा करेगी जहां जीत हार का अंतर कम वोटों से रहा है। पार्टी हर कार्यकर्ता को काम की जिम्मेदारी सौंपेगी। कोई कार्यकर्ता खाली नहीं बैठेगा। इस बैठक में पीएम मोदी के जन्मदिन पर होने वाले कार्यक्रम पर भी चर्चा हुई। तय किया गया कि एक हफ्ते में 71 लाख वैक्सीनेशन के लिए अभियान चलाया जाएगा। हर बूथ पर नमो टीका कार्यक्रम होगा, जिसमें कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया जाएगा। कार्यकर्ता सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। इतना ही नहीं, मोदी के जन्मदिन के मौके पर 1070 मंडलों में नमो उपवन भी बनाया जाएगा। हर उपवन में 71 पौधे लगाए जाएंगे। 25 सितंबर को भी पंडित दीनदयाल जयंती पर भी पार्टी बूथ स्तर पर कार्यक्रम चलाएगी। 17 तारीख को तो वृक्षारोपण के साथ साथ वैक्सीनेशन का भी महाअभियान उस दिन चलेगा, ताकि कई पात्र व्यक्ति जो छूट गए उनको हम वैक्सीन का डोज दे पाएं, टीका लगा पाएं। लेकिन उसके अतिरिक्त भी अनेकों जन कल्याण की योजनाएं अलग अलग तिथियों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाज के संगठन के साथ मिलके उसका भी आयोजन करेगी। देखिए, बूथ स्तर पे तो 2018 में भी मध्य प्रदेश में इनका कहना था, इनका काम है। कांग्रेस कमलनाथ जी की बनी ना। अभी की जो सरकार है बीजेपी, तो खरीदी हुई सरकार है, कोई जनता की चुनी हुई सरकार थोड़ी है। ये लंबी बात कर रहे हैं, लेकिन आज जनता परेशान है महंगाई से। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की 900 रुपये। इसका जवाब दें। बूथ पे कौन है, क्या है, ये जनता तय करेगी कि बूथ किसको जिताना है। राजनीतिक विश्लेषक बीजेपी की इस बैठक को जमीनी तैयारी से जोड़कर देख रहे हैं। अब जब सत्ता में बैठी पार्टी की तैयारी ऐसी है, तो फिर सवाल विपक्ष से भी पूछे जाएंगे कि आप कितना तैयार हैं। वैसे बीजेपी ने राजगढ़ में ये इरादा भी जाहिर कर दिया है कि कोरोना हो या फिर महंगाई का रोना, पार्टी सवालों से बचने के बजाय जनता के बीच काम कर रही है, अपनी कमियों की समीक्षा कर रही है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की राज समीक्षा। राज समीक्षा यानी राजकाज में बने रहना, और राजकाज में बने रहने के लिए जब तक आप राजकाज में रहते हैं तो उसकी नियमित समीक्षा करना, और उसी समीक्षा के आधार पर फिर से एक बार राजकाज को संभालने की तैयारी और उसके लिए अपने को सुपात्र और सुयोग्य बनाने के लिए फिर रणनीति बनाने में जुट जाना। बीजेपी का संगठन जो है वो इसी काम में जुटा रहता है। इसलिए बड़ा अच्छा लगता है जब हम लगातार ऐसी बैठकों को देखते हैं, और बीजेपी खुद भी आश्वस्त होती है, उसका कार्यकर्ता आश्वस्त होता है, और जनता में भी ये संदेश जाता है कि देखिए, एक पार्टी है जो किस तरह से न सिर्फ अपनी पिछली तथाकथित गलतियों से सबक सीख रही है, बल्कि आगे के लिए भी बढ़ने के लिए निरंतर सजग है, सतर्क है। बीजेपी की राजगढ़ में बैठक, जैसा हम पहले भी एक दिन पहले चर्चा कर चुके हैं, कि सांकेतिक इस मायने में रही कि दिग्विजय सिंह के गढ़ में इस बैठक का मतलब यही था कि
वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये संदेश देना कि आप संभल कर रहिए, बीजेपी अब यहाँ भी अपनी इस बैठक के बाद एक अलग अंदाज में आपसे मुलाकात करने जा रही है। दूसरी, उन तमाम मसलों पर बीजेपी ने बातचीत की है वहाँ, चाहे संगठन प्रकोष्ठ और मोर्चा हो उसके, कि उनकी क्या जिम्मेदारियाँ होंगी, वो पार्टी के लिए किस तरह सशक्त तरीके से अपने दायित्व का निर्वाह करेंगे, निभाएंगे अपनी जिम्मेदारी को, जिससे बीजेपी को मजबूती मिले और न सिर्फ संगठनात्मक तौर पर बल्कि सरकार में फिर अपना दावा ठोकने के लिए 2023 में वो मजबूती से सामने आए। आज इसी पर फिर एक बार चर्चा हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है सर। अब्बास हफीज़ साहब हैं, कांग्रेस के युवा नेता और प्रवक्ता, उनका मैं बहुत इस्तकबाल करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं। और आशीष अग्रवाल जी हैं, हम कदम हैं, दोनों साथी जो हैं युवा साथी एक दूसरे के, सज्जनता में, सादगी में और विद्वता में भी। तो अच्छी बात है कि जब इस तरह की भिड़ंत होती है, भिड़ंत शब्द तो ठीक नहीं होगा, जब इस तरह का विमर्श होता है तो उस विमर्श में अच्छा लगता है कि दोनों तरफ से अच्छे तर्क और दलीलें सामने आती हैं। बहुत स्वागत आशीष जी का भी। दिनेश जी, राजगढ़ में जाना बहुत स्पष्ट है, दिग्विजय सिंह जी, संकेत, ये सब हम बात कर चुके हैं। जो कुछ चीज़ें आज आपने देखी, सुनी, समझी प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के माध्यम से, किस तरह से आप एक बार फिर रिव्यू करते हैं बीजेपी की स्ट्रेंथ का और राजगढ़ की इस बैठक के मायने चुनाव की दृष्टि से, विशेषकर उपचुनाव की दृष्टि से, और उसके ही बरक्स मोर्चा प्रकोष्ठ को सक्रिय करने की दृष्टि से कैसे देखते हैं? जी, सामान्यतः जो पदाधिकारियों की बैठक होती है भारतीय जनता पार्टी, वो भोपाल में ही कर लेते हैं पार्टी मुख्यालय में। आमतौर पर कार्य समिति की जो बैठक है वो कई बार भोपाल से बाहर होती है, लेकिन ये पार्टी यदि डेस्टिनेशन मीटिंग कर रही है पदाधिकारियों की, तो निश्चित तौर पर उनका एजेंडा कोई छोटा नहीं होगा। बड़ा अच्छा शब्द दिया आपने, है ना, डेस्टिनेशन मीटिंग। डेस्टिनेशन तो जो राजगढ़ जो है ये आप इसे आप जोग्राफिकली देखेंगे ना इसको, तो एक तरफ ग्वालियर चंबल का जो है एक प्रवेश द्वार है, दूसरी तरफ मालवा का प्रवेश द्वार है। तो एक तरफ राजा की जहाँ रियासत खत्म होती है वहाँ महाराजा का साम्राज्य चालू हो जाता है। तो जब आप वहाँ देखेंगे तो लगेगा कि हाँ, इसका कोई इम्पोर्टेंस है। और वैसे जो राजगढ़ का जो रहा है अपना लोकसभा क्षेत्र का जो इतिहास, वो तो भारतीय जनता पार्टी अधिकांश समय वहाँ जीतती रही है। तो जो उनकी रणनीति ये है कि हम जो है वहाँ उपचुनाव जो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है जो भारतीय जनता, क्योंकि दमोह से जो सबक मिला है, अब एक भी जगह यदि कोई भी कमजोरी है हमें कैसे भी दूर करना है। क्योंकि यदि आदिवासी का मुद्दा आता है, ओबीसी का मुद्दा आता है, राजगढ़ में काफ़ी ओबीसी है, तो आपको जब रणनीति बनानी होती है तो इशूज के साथ साथ आपको जो है कास्ट और दूसरे जो इक्वेशन है, कम्युनिटी वगैरह, सबको एड्रेस करना होता है। तो इसे हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल जो है इसको शुरुआती बैठक है ये, जो आगे जब हम देखेंगे तो जैसे जैसे हम उपचुनाव के करीब पहुंचेंगे और उपचुनाव से जब आम चुनाव की तरफ पहुंचेंगे तो ये बड़े व्यापक तौर पर राजगढ़ का जो रिलेवेंस है वो हमारे सामने आएगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफ़ी अच्छे ढंग से आपने हमारे सामने बात रखी है कि कितना इम्पोर्टेंट है राजगढ़। एक तरफ वो मालवा का प्रवेश द्वार तो है ही, और दूसरी तरफ जहाँ उसकी सरहदें समाप्त होती हैं वहाँ से महाराजा यानी सिंधिया जी का एक क्षेत्र आरंभ होता है, और ग्वालियर चंबल की सीमा यानी गुना और उस तरफ बढ़ चलती हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दृष्टि से इस बैठक का आयोजन, जिसको डेस्टिनेशन मीटिंग भी दिनेश जी ने बहुत खूबसूरत नाम दिया। अब्बास हफीज़ साहब। देखिए शरद जी, आपने दृष्टि शब्द का इस्तेमाल करके मुझे दृष्टि पत्र की याद दिला दी भारतीय जनता पार्टी ने जो 2018 में जारी किया था। काश उसके ऊपर भी कोई बैठकें हो जाती। बैठक हो रही है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा उस दौर में गुजर जा चुकी है जिस दौर के बारे में कहा जाता था आरएसएस और भाजपा के 3 काम, बैठक, भोजन और विश्राम। वहीं पर आके फिर से खड़े हुए हैं। जनता के लिए कब बैठक करने वाले हैं नहीं मालूम। चिंता अपने संगठन के विस्तार की लगी हुई है, होनी भी चाहिए, लेकिन सत्ता से जनता का क्या फायदा पहुंच रहा है ये नहीं मालूम। आज आप बातें कर रहे हैं उपचुनाव में तो भारतीय जनता पार्टी की हालत जनता जानती है। जनता बहुत गुस्से में है, वो कोविड काल को नहीं भूली है, वो कोविड में अपनों को खोने को नहीं भूली है। इन सारी चीज़ों की भरपाई जो है भाजपा कितनी ही बैठक कर ले नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, हमारी शुभकामनाएं उनके लिए। आज सबसे बड़ी बात यह 2018 के दृष्टि पत्र में जो आपने वादे किए थे
उसके ऊपर कब चर्चा करेंगे? आपने कहा था कि हम बेरोजगारों को 10,000 रुपये दिया करेंगे हर महीने, यह आपकी घोषणा थी 2018 के अंदर, आशीष जी को याद होगा। उसके साथ साथ महिलाओं के लिए अलग से महिला संकल्प पत्र जारी किया गया था और उस महिला संकल्प पत्र में यह कहा गया था कि 60 साल से जो बड़ी हमारी माताएं बहनें हैं उनके लिए बसों की सुविधाएं फ्री कर दी जाएंगी पूरे प्रदेश के अंदर। किसानों के लिए कहा, किसान आज इतने आंदोलित हैं हर जगह पे, किसान परेशान भी है और उसकी परेशानी को दूर करना हर सरकार का कर्तव्य होता है। 500 करोड़ का कोष बनाने का वादा किया था शिवराज जी और उनकी सरकार जब जा रही थी, तीसरे टर्म पूरा हो रहा था 2018 के चुनाव से पहले, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है वो 500 करोड़ का कोष, विशेष कोष जो बनाया था आपने बेरोजगारों के लिए, आपने बात नहीं करी। कमलनाथ जी आए, कमलनाथ जी ने बैठकें नहीं करी। कमलनाथ जी के 15 महीने के अंदर बैठक नहीं बल्कि काम हुआ था। आज जनता यही चाहती है कि सीधे शपथ लेकर कमलनाथ जी पहुंचे अपने दफ्तर और दफ्तर के अंदर कर्ज माफी की फाइल साइन करी, कन्यादान की रकम दुगनी करी, जो हमने वादे किए तो इन पर काम करना शुरू किया। कमलनाथ जी ने शुद्ध के लिए युद्ध शुरू किया। ये बैठकें नहीं की कि बैठक करते जा रहे हैं, शुद्ध के लिए युद्ध करेंगे हम, शुरू करके दिखाया। उसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज थी कि महिलाओं को आप भागीदार बनाइए प्रॉपर्टी के अंदर, उसके लिए आपको सिर्फ 1100 रुपये का स्टैम्प खरीदना है, कुछ नहीं बड़ी बड़ी रकमें देना है। तो महिलाओं को कई जगह पे भागीदार बनाया गया संपत्ति के अंदर। संपत्ति के पंजीकरण के जो शुल्क था उसको आधे से भी आधा कर दिया, जहां 2.5% की ड्यूटी थी वहां आधे प्रतिशत की ऊपर लाके खड़ी कर दी। ये बैठकों के बिना किया गया। एक बैठक हुई और उसके बाद उसको काम कर, लेकिन बैठक दर बैठक भारतीय जनता पार्टी की बैठक से जनता कब प्यास उसकी भरेगी ये नहीं पता। आप अपने संगठन पे काम करते जाइए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आज जो त्राहिमाम के हालात हैं, हमारी बहनों से वादा कर लिया था 75% से ज्यादा जो अंक लाएगी बहन उसको स्कूटी दी जाएगी, उसको लैपटॉप दिया जाएगा। कहाँ है ये सारी चीजें? तो ये चलिए बड़ी पूछ लेते हैं। तो बड़ा गंभीर आरोप इनका ये है कांग्रेस की तरफ से अब्बास हफीज साहब का, आशीष जी, कि बैठकें हैं, बैठकें और सिर्फ बैठकें। जी आशीष जी। देखिए, मैं अपने मित्र की विद्वता पे तो कोई प्रश्न चिन्ह लगा ही नहीं सकता और अच्छी तैयारी करके आए हैं। वैसे सही में कमलनाथ जी ने बैठकें नहीं की, और अगर बैठकें अपने विधायकों के साथ अगर कर लेते, चलो हटो की प्रक्रिया नहीं अपनाते, तो शायद अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि वो सत्ता में होते। और मेरे मित्र अभी जितने भी काम दिखा रहे थे, गिना रहे थे, अगर वो 28 उपचुनावों में जनता ने स्वीकार लिया होता तो 2/3 सीटों से आप परास्त नहीं होते और आप अभी भी बैठक नहीं कर रहे या करने का निर्णय ले रहे होते। तो मुझे लगता है कि अब आपने परीक्षा दे दी है और परीक्षक ने उस कॉपी को भी जांच लिया है, तो इसलिए अब डींगे हाँकना मुझे लगता है बंद कर देनी चाहिए। वैसे बेरोजगारों को हमने कोई 10,000 रुपये भत्ता देने की बात नहीं की। अगर है तो मुझे जरा प्रमाण सहित बताइएगा। 4,000 रुपये बेरोजगारों को कैसे आपने कह के ठगा, ये पूरा मध्य प्रदेश जानता है और उसका प्रतिफल भी आपको बहुत अच्छे से मिला है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध, तो अरे शुद्ध के खिलाफ युद्ध, तो जो सबसे ज्यादा अशुद्ध व्यक्ति थे दिग्विजय सिंह आपके यहाँ, मैं नहीं कह रहा, ये उमंग सिंगार कह रहे थे। वो कह रहे थे कि ये ब्लैकमेलर है, ये शराब माफिया है, रेत माफिया है। कमलनाथ अगर उनके खिलाफ युद्ध नहीं छेड़ पाए हो तो मुझे लगता है काय का शुद्ध के खिलाफ युद्ध। अब मैं अपनी बैठकों पे आता हूं, क्योंकि आपने कुछ कहा तो प्रतिक्रिया देना आवश्यकता मैं रखता नहीं हूं, वापस कर देता हूं। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि सफलता के 2 ही पर्याय होते हैं, निरंतरता और साथ में परिश्रम। और ये किसी व्यक्ति के लिए भी लागू होता है और एक संगठन के लिए भी, और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों में आपको अग्रणी भूमिका में नजर आती है। परिश्रम, चाहे चुनाव हो या नहीं हो, एक जीवंत संगठन की बात सदैव हमारा नेतृत्व हमारे कार्यकर्ता के साथ करता नजर आता है। और निरंतरता ऐसी कि लगभग हम सब कयास लगाते हैं कि अगली बैठक में क्या होगा क्या नहीं होगा, और विषय वही निकल के आता है, सामाजिक चिंतन, विचारधारा को बढ़ाने की बात, और कैसे हम अपने आप को एक्सपेंड कर सकते हैं और कंसोलिडेट कर सकते हैं, इसका चिंतन। और यही वो कारण है कि जब चुनाव आते हैं तो हमें कोई विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उससे पहले जो सामाजिक एक भूमिका और एक दायित्व हमारे कार्यकर्ता का, वो हमारा दायित्व सदैव हमारा वरिष्ठ नेतृत्व सामूहिक निर्णयों से सुनिश्चित करता है। जैसे अभी ये तय हुआ, एक छोटी सी बात देखिए, बहुत अच्छा है अगर राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को सामाजिक दायित्व निभाने के लिए भेजें। अगर हमारे शीर्ष नेतृत्व का जन्मदिन भी होता है तो हम निर्णय क्या लेते हैं, 71 पौधे लगाने का 1070 मंडलों में।
अगर हमारे श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का अगर जन्म जयंती वर्ष होता है तो उस समय हम क्या बोलते हैं कि संगठन सेवा ही संगठन है, इस मूल मंत्र को हमारा कार्यकर्ता फॉलो करे। तो मुझे लगता है कांग्रेसियों को फब्ती ना कसते हुए लर्निंग लेना चाहिए हमसे, ना कि हमारे में कमियां निकालनी चाहिए। देखिए शरद जी, बात की आशीष जी ने। आशीष जी अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन शायद अपने दृष्टि पत्र का अध्ययन नहीं किया है। इनके दृष्टि पत्र में जब युवाओं की बात की गई है, वहां पर लिखा गया है हर हाथ एक काज की बात की थी। एक हर हाथ एक काज योजना हम जारी करेंगे, चालू करेंगे, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिलेगा। उसी के नीचे लिखा है कि 10,000 रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा बेरोजगारों को। आप पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ के ही आया हूं, पढ़ के ही बता रहा हूं। लेकिन आपने चलिए हर हाथ एक काज की योजना कब चालू करने वाले हैं, उसके ऊपर कब बैठक होने वाली है, युवाओं को, मैं गलत बोल रहा हूं? आपके दृष्टि पत्र को देखिएगा आप, 2018 के युवाओं के लिए आपने वादा किया है। मैं तो आपकी योजना का नाम बता रहा हूं, हर हाथ एक काज। ये आपकी योजना चालू करने की आपने बात की है वहां पर। अगर ये भी गलत है तो आप अपने दृष्टि पत्र को दोबारा देखिए, पर इनसे आप फायदा जनता को कब पहुंचाएंगे? अपनी विचारधारा, मैं भी अपने कॉन्फिडेंस बोल रहा हूं। बिल्कुल आपके दृष्टि पत्र को आप देख लीजिए, यहाँ पर खुद आपने वादा किया, मतलब आपको युवाओं को रोजगार देने का वादा नहीं किया आपने। आप नहीं देना चाहते युवाओं को रोजगार। अगर युवाओं का रोजगार प्राथमिकता पे नहीं है तो ये दुखा दे आपके लिए। चलिए हमारे लिए 10,000 रुपए भत्ता भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र में शामिल नहीं है। गलत बात मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। 4,000 रुपए आप पूरा नहीं कर पाए, अब आप दूसरी पार्टी पे कोई आरोप लगा रहे हैं। दे दूंगा। हर हाथ एक काज योजना की बात की है दृष्टि पत्र में आपने, की है क्या उसको? अरे वो तो लिखित में है ना। आज आप सत्ता में, अरे 4,000 रुपए भत्ता तो अब्बास साहब, आशीष जी का ये दावा है, आपको तो जीरो बीजेपी की तरफ से आशीष जी का ये दावा है कि एक हाथ एक काज, ये बात जरूर, ये योजना का उल्लेख है, लेकिन 10,000 रुपए दिलाएंगे, ऐसा कोई रोजगार कराएंगे, इस तरह का उल्लेख 2018 में रोजगारोन्मुखी योजना है पे चला जी। और इनकी बात है, ये तो अपने इन्होंने तो कृषि पॉलिटेक्निक का वादा भी किया था जी। पूरे मध्य प्रदेश में 15 कृषि पॉलिटेक्निक का वादा था। उससे पहले कृषि विश्वविद्यालयों का वादा कर लिया था। हर बार वादों को बदलते रहते हैं, उस पर कोई बैठक नहीं होगी, जनता को फायदा नहीं पहुंचाएंगे। मैं तटस्थ प्रेक्षक के रूप में आपकी टिप्पणी लेता हूं। अब्बास हफीज साहब का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि बैठकों की कोई जरूरत नहीं है, जनता को काम की आवश्यकता है, आप नतीजों पर आइए। और वो कमलनाथ जी के मुख्यमंत्रित्व काल का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि उन्होंने बैठकों पर कभी भरोसा नहीं किया, जिसको जी कम बैठकें की। और बीजेपी का दावा है और बीजेपी का कांग्रेस पर आरोप है कि बैठकों की संस्कृति को आपने नहीं अपनाया, इसीलिए आप सत्ता से बाहर बैठ गए। और यही वजह है कि आज आप बाहर बैठे हैं और जनता ने 28 सीटों के उपचुनाव पर हमारी मेधा पर मुहर लगाई और आज हम सत्ता में बहुमत के साथ बैठे हुए हैं। आप किस रूप में देखते हैं दोनों ही पार्टियों की कार्य संस्कृति, उनके नेताओं की अलग अलग किस्म की कार्य संस्कृति? हालांकि बीजेपी की कार्य संस्कृति उसकी संस्कृति से आती है, उसकी परंपरा से आती है। जी देखिए शरद जी, दो राजनीतिक दल यदि एक जैसे हो जाएंगे तो फिर उनके जो है पक्ष विपक्ष में होने का कोई मायने नहीं रहेगा जी। क्योंकि विचारधारा आधारित यदि आप राजनीति कर रहे हैं तो आपका एटीट्यूड, आपकी जो चिंतन बैठकों की श्रृंखला कांग्रेस की परंपरा का हिस्सा भी रही है। हाँ रही है, लेकिन वो बड़ी व्यापक रही है जब राष्ट्रीय स्तर पर कोई आपको बदलाव करना हो। लेकिन राज्य स्तर पर जब दलों को आप देखेंगे ना, तो कांग्रेस में राजस्थान में भी यही कल्चर मिलेगा और छत्तीसगढ़ में भी और मध्य प्रदेश में भी, कि वो जो सरकार होती है वो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द होती है, वही सरकार है मुख्यमंत्री। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो हम संगठन की भी बात करते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े अनुषंगिक संगठनों की भी बात होती है और विचारधारा की भी बात होती है। तो बहुत सारे दोनों में दोनों को कभी कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, मतलब इस तरह की जो स्थितियां हैं, क्योंकि उनका जो एजेंडा था, सरकार क्यों चली गई, ये कोई आज ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें कोई बड़ा रहस्य उद्घाटन की स्थिति हो। लेकिन एक जो अनफॉर्चुनेट पार्ट है इस पूरे घटनाक्रम में, आप देखेंगे मध्य प्रदेश में दो राजनीतिक दलों के दो घोषणा पत्र थे। आज आप बताइए कि जनता ने किस पर मैंडेट दिया था, जिस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं इतनी सारी चीज़ों पर, कि क्या भारतीय जनता पार्टी के उसको मैंडेट दिया था जनता ने? नहीं दिया था। जिसका मैंडेट था वो दल में है ही नहीं, सत्ता में। तो अब प्रायोरिटी अपने हिसाब से, वक्त के हिसाब से तय हो रही, क्योंकि कोरोना जैसी जो संक्रमण काल आया है तो अलग तरह की जो चीज़ें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें परिस्थिति जन्य भी राजनीति में हो जाती हैं। और मुझे लगता है कि वो जो स्थितियां हैं वो अब आगे के घोषणा पत्र पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेंगे कि पार्टी आगे उसका एक्शन कैसा हो, चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी। जी आशीष जी, इसी पर मैं जवाब चाहूँगा आपका कि इस बार का चुनाव जो रहा 2018 का,
वो बहुत दिलचस्प चुनाव रहा। बहुत नज़दीकी मुकाबले में कांग्रेस ने सरकार बनाई। आप चंद सीटों में पीछे रहने की वजह से विपक्ष में बैठे। 13-14 महीने की सरकार रही, या मोटे तौर पर 1.5 साल की सरकार रही, और सरकार गिरी अंतर्निहित अपनी ही चुनौतियों की वजह से कांग्रेस की, और बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन जो दिनेश जी ने बात की, बड़ी मौजूद बात है कि जनता घोषणा पत्र देखे तो कांग्रेस ने जो दावा किया था और जो वादा किया था वो भी अधर में अटका है, किसान कर्ज माफ़ी, और बीजेपी ने भी जो अपने वादे की बात की थी कोरोना और तमाम तरह की चुनौतियों के बीच, वो भी अटका है। और अब ये भी है कि जनता के सामने 2 सरकारों के कामकाज रहेंगे 2023 में। एक तो 14-15 महीने की कांग्रेस की सरकार, और एक अब आपकी जो 2.5 साल की सरकार रहेगी। तो बड़ा ही दिलचस्प रहेगा। ये चीज़ आप लोगों के लिए भी दुविधापूर्ण, कहीं ना कहीं एक चुनौती और दुविधा दोनों है। जी जी। ना कोई चुनौती ना कोई दुविधा। बहुत स्पष्ट है कि 2014 से पहले तो इस देश में घोषणा पत्र कोई प्रासंगिक शब्द ही नहीं होता था। आती थी पार्टियां, अपना घोषणा पत्र देती थीं और मान के चलती थी इसका कुछ नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार जब से 2014 में आई है, घोषणा पत्र के पालन पर बहस भी होने लगी है, चर्चा भी होने लगी है। नहीं तो कांग्रेस के अगर आप पिछले 2 दशक के घोषणा पत्र निकालें, लगभग शब्दशः रिपीट होते रहे हैं एक बात। अब आदरणीय दिनेश जी कह रहे थे कि मैंडेट किसको मिला था, तो मैंडेट तो किसी को भी नहीं मिला था। अगर होता तो ये बैसाखियों की सरकार क्यों होती? क्यों बसपा का समर्थन लेना पड़ता, सपा का लेना पड़ता, निर्दलियों को लेना पड़ता? अरे मत प्रतिशत में हम ज्यादा थे और कुछ सीटों के अंतर से ये ज्यादा थे, परंतु किसी को मैंडेट नहीं मिला। हाँ, उस बैसाखियों की सरकार को, जिसको मैंडेट जनता ने नहीं दिया था, 15 महीने में वो सरकार अपनी ही कारगुजारियों से गिर गई। गिर इसलिए गई क्योंकि मूल वादे जो जनता से किए थे, चाहे वो किसान की कर्ज माफी हो, चाहे बेरोजगारों को भत्ता हो, चाहे बेटियों को और निराश्रितों को पेंशन हो, इन्होंने तो कुछ पूरा नहीं किया। और उसके बाद अपने संगठन को भी एकीकृत नहीं कर पाए। और उसके बाद मैंडेट लेने 28 उपचुनावों में जनता के बीच इस मध्य प्रदेश के प्रतिनिधि दोबारा गए, और उसमें मैंडेट किसको मिला? भारतीय जनता पार्टी को। उसमें भी हम एक रिवाइज्ड अपना घोषणा पत्र लेकर आए थे, और मैं ऐसा मानता हूं कि 2023 में जब हम जाएंगे तो जनता को अपने कार्यों का पूर्ण विवरण देते हुए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने की एक ही रणनीति होती है, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट और अपनी संगठनात्मक क्षमता। मेरे जो कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं कि बैठक, अरे सरकार बैठक कर रही है जनता के कार्यों के लिए, और संगठन बैठक कर रहा है कि हमारे कार्यकर्ता की ऊर्जा, हमारी संगठनात्मक क्षमता को कैसे एक्सपेंड करें और कंसोलिडेट करें। आप इस महीन अंतर को नहीं समझ पाएंगे अब्बास जी, क्योंकि आपके यहाँ तो केंद्रीकृत व्यवस्था है, वही संगठन है जो सत्ता है। सबसे पहली बात यह है शरद जी के भारतीय जनता पार्टी के युवा जितने भी हैं, अब तो वरिष्ठ भी, उनके लिए 2014 से पहले तो भारत मतलब एक कुछ था ही नहीं भारत के अंदर। और भाजपा के खुद अटल जी की सरकार पे हमारे मित्र आशीष अग्रवाल जी ने सवाल उठा दिए। मतलब 2 घोषणा पत्र अटल जी ने भी जो दिए, अटल जी की सरकार ने, वो भी ऐसे ही थे जिन पे कभी चर्चा ही नहीं। 2014 के बाद ही सब कुछ हुआ है। मोदी जी आए हैं, इस देश की नई रूपरेखा है, नया भारत है, सब कुछ अभी हो रहा है, नाम बदल के योजनाओं का। अटल जी का सम्मान, मैंने बीच में नहीं बोला आशीष जी, देखिए मैंने बीच में नहीं बोला। अटल जी का भी सम्मान आप छोड़ देते हैं। अब बात आती है बैसाखियों पे, क्या आप मनोहर लाल खट्टर जी को भी यही बोलेंगे बैसाखियों की सरकार, मैंडेट नहीं मिला, हरियाणा के अंदर जबरदस्ती आके बैठ गए खट्टर साहब दुष्यंत चौटाला जी की बैसाखी लेकर वहां पर? बिहार में भी यही बोलेंगे, जेडीयू की बैसाखी के ऊपर बैठ गए आकर, जेडीयू के साथ साथ वहां पर जो हम है और दूसरा जो एक और दल है वहां पर, उन दो के विधायकों के ऊपर बैठ गए। अलायंस में नहीं था आपके दोनों पार्टी, 8 विधायक हैं उनके, उनसे भी कहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की रूपरेखा बदल जाती है। देखिए आखिरी बात मैं ये कहूंगा, जो मुद्दे की बात है, अगर बैठकों ही बैठकें चल रही होती और बैठकों का कोई सार नहीं निकल रहा होता, जो कमलनाथ जी बैठक करते थे उसका सार निकलता था, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण आज नहीं मिला होता, जो कमलनाथ जी ने देके दिखाया। भूमाफियाओं का सफाया नहीं हुआ होता, युद्ध के लिए युद्ध के ऊपर रासुकाएं नहीं लगाई होती, आज मध्य प्रदेश को सही भोजन देने का काम नहीं होता, मध्य प्रदेश को भूमाफियाओं से मुक्त करने का काम नहीं होता। चलिए सर, बड़ी धारदार दलीलें, तर्क, और दोनों ही विद्वान मित्र जो हैं अपनी मेधा और प्रतिभा का पूरा उपयोग कर रहे हैं। दिनेश जी, बड़ा दिलचस्प सवाल लेकर मैं आपकी तरफ आ रहा हूं। कांग्रेस को बीजेपी से क्या सीखना चाहिए और बीजेपी को कांग्रेस से क्या सीखना चाहिए? दोनों एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं? देखिए, जो मैं कांग्रेस जो है वो केवल बीजेपी से ये सीख सकती है कि हमारे बिना ऑर्गेनाइजेशन के हम जो है, एक ऐसा राज्य है मध्य प्रदेश जहाँ 2 दलीय व्यवस्था है। यदि भारतीय जनता पार्टी से आपको
का अनुसरण करना है तो सबसे पहले कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जैसा आज की बैठक का भी सार था कि इतने बड़े कार्यक्रम आपने दे दिए, चाहे नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर हो या 25 सितंबर का जो कार्यक्रम हो, हर कार्यकर्ता के हाथ में जरूर काम आपने दे दिया। लेकिन कांग्रेस में क्या कार्यकर्ता के हाथ में काम नहीं होता है, तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और भारतीय जनता पार्टी तो मुझे लगता है कि जो कांग्रेस के पास जो चीज़ नहीं है वो जो संगठन वाली बात है, मेरे ख्याल से उसको वो ना अपनाएं, यही भारतीय जनता पार्टी को सीखने के लिए ज़रूरी है। और व्यक्ति आधारित ना हो, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी तो संगठन आधारित दल है, लेकिन जब व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं संगठन गौण होने लगता है। बिल्कुल। और आप अतीत की तरफ लौटेंगे तो कांग्रेस की जो चुनौती आज बहुत बड़ी दिखती है, शायद उसके पीछे भी यही एक बड़ा कारण है। जैसा अर्जुन सिंह जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ये नेहरू गांधी परिवार नाम का ये जो छाता है, जब बारिश होगी तो एक दिन इस छाते के भीतर इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी खड़े हो जाएंगे कि ये छाता उन सब की रक्षा नहीं कर पाएगा और ये खुद भी छाता जो है ये खुद भी संकट में आ जाएगा, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में जब लोग इकट्ठा होंगे तो ये उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये किसी भी संगठन और किसी भी परिवार की भी चुनौती यही होती है कि अगर पिता बरगद हो गया और पुत्र जो हैं उसके नीचे बहुत छोटे पौधे के रूप में उभर कर रह गए तो परिवार की आगे पुरसाने हाल कोई नहीं होता। ये सबक कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। इंदिरा जी के बाद कौन? सोनिया जी, राजीव जी, राहुल जी, तमाम बड़े नेता, और बीच में नरसिम्हा राव जी और सीताराम केसरी जी का भी नाम लेना चाहिए। लेकिन इनमें से कोई भी, माफ़ कीजिएगा जी, इतने बड़े नहीं हो पाए कि वो इंदिरा गांधी या जवाहरलाल नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री के कद के मुकाबिल हो जाए। आज बीजेपी के सामने भी चुनौती यही है कि अटल जी से तुलना मोदी जी की नहीं करनी चाहिए, ना हो सकती है। दोनों अलग अलग भिन्न शैली के, भिन्न व्यक्तित्व के राजनेता हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अटल जी के बाद एक और दिग्गज राजनेता बीजेपी को मिला है। लेकिन ये सवाल बीजेपी को भी पूछना चाहिए कि मोदी जी के बाद कौन है जो उसी छत्र छाया को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि एक बड़ा परिवार अपने सुयोग्य उत्तराधिकारियों की फौज को भी, फौज शब्द तो अनुचित होगा, लेकिन अपने सुयोग्य चुनिंदा ही सही, उनको तैयार करता भी चलता है। ये सवाल बीजेपी को भी खुद से जरूर पूछना चाहिए। बहुत धन्यवाद आशीष जी, धन्यवाद करता हूं अब्बास हफीज साहब, और धन्यवाद दिनेश जी। बने रहिए मंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।